हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आपके सामने ईडीडी सेकंड की क्लास लेकर के आ गया हूँ। तो ईडीडी के सेकंड क्लास में ध्यान दीजिएगा। हमारा जो पहला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, विद्युत उपकेंद्र। हेडिंग डाल लीजिएगा विद्युत उपकेंद्र। तो हेडिंग है पहला आपका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहते किसे भाई? इलेक्ट्रिक सब स्टेशन वह उपकेंद्र जहां पर सप्लाई का क्या किया जाता है? रूपांतरण, परिवर्तन तथा नियंत्रण किया जाता है। अब वैद्युत सप्लाई सोर्स या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, परिवर्तन या कंट्रोलिंग की जाती है। वैसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत उपकेंद्र कहते हैं। जैसे परिवर्तन का मतलब क्या हुआ भाई? कि हम परिवर्तित कर रहे हैं, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो करंट को हाई करंट में, हाई करंट को लो करंट में, या लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में, या हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में। तो ये सभी क्या है? परिवर्तन है। रूपांतरण क्या होगा? एसी को हम क्या करें? डीसी में परिवर्तित रूपांतरित कर दें, या फिर हम क्या करें कि किसी एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद अगला क्या हो सकता है? कंट्रोलिंग, जहां पर हम सप्लाई को क्या करें? नियंत्रित करें। वैद्युत ऊर्जा स्रोत को हम नियंत्रित करें। तो ऐसे सभी जगहों को हम क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बोलते हैं। तो लिखिएगा वह उपकेंद्र जहां पर सप्लाई को नियंत्रित, रूपांतरित तथा परिवर्तित किया जाता है, उसे हम सब स्टेशन कहते हैं। अगली हेडिंग डालेगा सब स्टेशन के बाद। हाँ भाई, तो अगली हेडिंग है टाइप ऑफ सब स्टेशन। अगली हेडिंग है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। किसे कहते हैं? आपका कितने प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रिक सब स्टेशन? तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, यानी सेवा के आधार पर होता है। आपका कनेक्शन किसके आधार पर होता है? सेवा के आधार पर होता है। दूसरा किसके आधार पर बनाया जाता है सब स्टेशन? तो दूसरा सब स्टेशन बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरा होता है सब स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी संरचना के आधार पर बनाया जाता है। और पहला होता है आपका सेवा के आधार पर और दूसरा होता है संरचना के आधार पर। सेवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो सेवा के आधार पर ध्यान दीजिएगा, ये सेवा के आधार पर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, या अगला होता है आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन, या होता है अगला इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, और होता है स्विचिंग सब स्टेशन। स्विचिंग सब स्टेशन। तो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, स्विचिंग सब स्टेशन। और कौन कौन से सब स्टेशन होते हैं भाई? बताइए, और कोई सब स्टेशन होता है? हाँ, और भी सब स्टेशन होते हैं। जैसे हम कन्वर्टिंग सब स्टेशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन कहते हैं। होता है ना, जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है? आपका चेंज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी के मान को बदला जाता है। तो अगला होता है आपका इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, स्विचिंग सब स्टेशन, या फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन। फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन। तो ऐसे ये करके बहुत प्रकार के होते हैं। तो हमको इसको नहीं पढ़ना, हमको किसको पढ़ना? ये वाला हमारा पढ़ना, ये मेन है। इससे आपको पूछा जाता है सब स्टेशन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछा जाता है कि ये संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में लिखिए। ये पूछा जाता है आपसे कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन क्या होते हैं, या वैद्युत उपकेंद्र क्या होते हैं, और ये संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं,
उनको समझाइए। तो संरचना के आधार पर पूछा जाता है आपका, ये बेसिक ऑफ सर्विस यानी सेवा के आधार पर नहीं पूछा जाता। हाँ, अगर सेवा के आधार पर पूछा जाता है तो हमने आपको इतना बता दिया है कि ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में हमने आपको 4 टाइप पढ़ाया है। कौन कौन सा? प्राइमरी सब स्टेशन, सेकेंडरी सब स्टेशन, फिर उसके बाद आपका प्राइमरी सब स्टेशन, सेकेंडरी सब स्टेशन, जैसे पीटीटीएल पढ़ाया हूं मैं आपको, पीटीटीएल। फिर उसके बाद मैं क्या पढ़ाया हूं? एसटीटीएल पढ़ाया हूं। फिर उसके बाद पीटीडीएल पढ़ाया हूं, पीटीडीएल पढ़ाया हूं। फिर इसमें आपको पढ़ाया हूं एसटीडीएल पढ़ाया हूं। तो ये सब स्टेशन मैं पढ़ा चुका हूं आपको। कब पढ़ाया था? पीटीटीएल क्या होता है? प्राथमिक संचरण उपकेंद्र, या इसी को हम कहते थे प्राइमरी टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा होता था सेकेंडरी टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। तीसरा होता था प्राइमरी टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। दूसरा होता था सेकेंडरी टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसमें आप चाहें तो इस प्रकार का आप यूज कर सकते हैं। तो ये हालांकि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है, यहाँ क्या होगा? यहाँ पावर फैक्टर में सुधार होगा इस सब स्टेशन पे। उसी तरह से इंडस्ट्रियल सब स्टेशन में तो औद्योगिक कार्यों के लिए जो भी सब स्टेशन का स्थापन किया जाता है उसे हम इंडस्ट्रियल सब स्टेशन कहते हैं। अगला है आपका स्विचिंग सब स्टेशन। अब इंडस्ट्रियल सब स्टेशन में कई प्रकार के सब स्टेशन हो सकते हैं। जैसे वहां पर करंट की बहुत अधिक आवश्यकता होगी हमें किसी भी पदार्थ को गलाने के लिए, या अलग अलग वैल्यू की आवश्यकता होगी, तो हम उस तरह के चेंजेस कर सकते हैं वहां पे। इसका अगला होता है इंडस्ट्रियल सब स्टेशन के बाद स्विचिंग सब स्टेशन। स्विचिंग सब स्टेशन में क्या किया जाता है? सप्लाई को आपका नियंत्रित किया जाता है। उसी तरह से हमारा कन्वर्टिंग सब स्टेशन था, लिखवाएंगे कन्वर्टिंग सब स्टेशन, कन्वर्टिंग सब स्टेशन। कन्वर्टिंग सब स्टेशन में क्या होता है? तो कन्वर्टिंग सब स्टेशन में एसी को डीसी में चेंज किया जाता है, या डीसी को एसी में चेंज किया जाएगा आपका। फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन, तो फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये सारे क्या है? आपके सब स्टेशन है। यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारा जो मेन मकसद है वो कौन सा है? वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप ही गए सर्विस के आधार पर, सेवा के आधार पर पूछ भी दिया आपसे एग्जाम में, तो सेवा के आधार पर क्या करना, आप इस तरह से लिख लेना। अगर आपसे कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, हाँ एक चीज का और ध्यान देना, कुछ बच्चे अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अगर सर सपोज दैट सेवा के आधार पे या कोई भी क्वेश्चन था जिसमें पूछ दे कि अगर ये 2 नंबर में आ जाए, 1 नंबर में आ जाए तो क्या करेंगे? अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो बस इतना ही लिख दीजिए, हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो इतना लिखने के बाद क्या करिए? इसके बारे में विस्तृत लिखिए। क्लियर? हम आपको भी ये बताएंगे भी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का आएगा, वहां से आप सब अपना डाटा क्लियर कर लीजिए। तो यह ऑन द बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है कंस्ट्रक्शन के आधार पे इंडोर टाइप सब स्टेशन, इंडोर टाइप सब स्टेशन। दूसरा होता है आउटडोर टाइप सब स्टेशन। आउटडोर टाइप सब स्टेशन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। ये कौन कौन सा? तो ये होता है पोल माउंटेड, दूसरा होता है फाउंडेशन माउंटेड। ये 2 प्रकार के सब स्टेशन होते हैं। सब स्टेशन टोटल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोल माउंटेड और दूसरा होता है आपका कौन सा? फाउंडेशन माउंटेड होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इंडोर टाइप सब स्टेशन क्या होता है? ऐसा सब स्टेशन जो कहाँ स्थापित किया जाए? भवन के अंदर स्थापित किया जाए, उसको हम बोलते हैं इंडोर टाइप सब स्टेशन। इंडोर टाइप सब स्टेशन का यूज कहाँ होता है? इंडोर टाइप सब स्टेशन का यूज वहां पर होता है जहां पर वातावरण बहुत अधिक प्रदूषित होता है, क्योंकि वातावरण के प्रदूषण की वजह से उसमें बहुत सी हानिकारक गैसें होती हैं और उन हानिकारक गैसों का क्या होता है? ट्रांसफार्मर के ऊपर, सर्किट ब्रेकर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कि जहां पर वातावरण प्रदूषित होता है ऐसे स्थानों पर हम जो सब स्टेशन बनाते हैं वो इंडोर टाइप सब स्टेशन बनाया जाता है, या इंडोर टाइप सब स्टेशन का निर्माण किया जाता है। आउटडोर टाइप सब स्टेशन का कहाँ प्रयोग करते हैं? तो आउटडोर टाइप सब स्टेशन का प्रयोग आपका जहां पर वातावरण प्रदूषण मुक्त हो, जैसे आपके गांव हो गए,
तो वो क्या है, वातावरण प्रदूषण मुक्त है। तो ऐसे सभी स्थानों पर जो हम यूज करते हैं जहां पर वातावरण शुद्ध होता है, वहां पर हम आउटडोर टाइप सब स्टेशन का प्रयोग करते हैं। आउटडोर टाइप सब स्टेशन में पहला होता है पोल माउंटेड, यानी अगर खंभे पर स्थापित किया जा रहा है सब स्टेशन को तो उसको बोला जाता है पोल माउंटेन सब स्टेशन। ये पोल माउंटेन सब स्टेशन टोटल आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सिंगल पोल माउंटेन। दूसरा होता है डबल पोल माउंटेन। तीसरा होता है आपका 4 पोल माउंटेन सब स्टेशन। तो ये आपके खंभे पर के हैं कि सिंगल पोल माउंटेन, डबल पोल माउंटेन सब स्टेशन और क्या होता है 4 पोल माउंटेन सब स्टेशन। ये कब के लिए होता है सिंगल पोल माउंटेन सब स्टेशन? जब आपकी ट्रांसफार्मर 25 केवीए से क्या हो, कम हो। जब आपका ट्रांसफार्मर 25 केवीए से क्या हो, कम हो, तो वहां पर जो सब स्टेशन बनाया जाता है वो कौन सा होता है? सिंगल पोल वाला सब स्टेशन होता है, या 16 केवीए का हो। हालांकि ज्यादातर 16 केवीए वाला जो होता है वो सिंगल पोल पे होता है, 15 केवीए से नीचे या 16 केवीए से नीचे, लेकिन आपकी किताब में कहीं कहीं 25 केवीए दिया है, तो 16 वाला याद रखिएगा कि इसको 25 नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, 16 केवीए का कहेंगे। 16 केवीए का जो भी सब स्टेशन होता है वो कहाँ होता है? खंभे पर स्थापित होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डबल पोल का सब स्टेशन। डबल पोल का सब स्टेशन क्या होता है? 16 केवीए से लेकर के 100 केवीए तक का जो ट्रांसफार्मर होता है वो कहाँ स्थापित किया जाता है? डबल पोल सब स्टेशन पे किया जाता है। उसके बाद डबल पोल पर किया जाता है। उसके बाद अगर 4 पोल की बात करें तो 4 पोल पे क्या होता है? तो 4 पोल पर होता है 100 से 300 केवीए तक का होता है। 100 से 300 केवीए तक का जो तक का जो ट्रांसफार्मर होता है वो कहाँ स्थापित किया जाता है? 4 पोल पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद जो केवीए आता है वो कहाँ आपका स्थापित किया जाता है? तो वो सबका सब स्थापित किया जाता है कहाँ पर? आपका फाउंडेशन पर या प्लिथ पर स्थापित किया जाता है। जमीन पर फाउंडेशन बना करके उस पर स्थापित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं आपका फाउंडेशन माउंटेन सब स्टेशन। तो ये आपके टोटल 3 प्रकार के थे, सिंगल पोल माउंटेन, डबल पोल माउंटेन और 4 पोल माउंटेन। सिंगल पोल माउंटेन में 16 केवीए से कम क्षमता का जो आपका ट्रांसफार्मर था वो कहाँ स्थापित हो रहा था? वो सिंगल पोल पर। दूसरा था आपका डबल पोल पर, तो 16 केवीए से लेकर के 100 केवीए तक का जो ट्रांसफार्मर होता है वो डबल पोल पे आता है। 4 पोल पे क्या होता है? तो 100 केवीए से लेकर 300 केवीए तक का जो होता है वो कहाँ आता है? 4 पोल पर आता है। अब इसके बाद फाउंडेशन माउंटेन सब स्टेशन होता है। तो फाउंडेशन माउंटेन सब स्टेशन 300 केवीए से जो भी ऊपर के होते हैं ट्रांसफार्मर वो सबके सब कहाँ स्थापित किए जाते हैं? वो सबके सब आपके स्थापित किए जाते हैं फाउंडेशन माउंटेन सब स्टेशन पे। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम आगे चलें। हम जो भी बोल रहे हैं वो नोट करते जाइए आप लोग, ठीक? हाँ भाई, नोट कर लिए इसको। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे सिंगल पोल का जो डीटीआर है, डीटीआर का मतलब होता है डीटीआर स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाता है उसको बोला जाता है डीटीआर स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे पूछ दिया कि सिंगल पोल का जो सब स्टेशन है उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगता है, या सिंगल पोल के सब स्टेशन में कौन कौन सा आपका यूज होता है, कौन कौन सा मटेरियल आप यूज करते हैं, या आपसे अभी ओवरहेड लाइन में पूछ दिया था कि जो सिंगल पोल होता है उस सिंगल पोल में क्या क्या लगता है आपका, पूछा था ये चीज। तो अगर आपसे पूछ दे, क्वेश्चन क्या पूछे ध्यान दीजिएगा, सिंगल पोल डीटीआर स्ट्रक्चर पूछे, या सिंगल पोल में लगने वाले उपंग को बताएं, उपंग की सूची बनाएं। अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाता है कि सिंगल पोल में लगने वाले उपंग की सूची बनाएं, या फिर आपका एकल पोल है, एकल पोल पे आपका एलटी लाइन या एसटी लाइन जा रही है तो उस पर लगने वाले क्या है
इक्विपमेंटों की सूची बना है तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी यहीं पर आ जाएगा आपका। अगर सिंगल पोल का डीटीआर स्ट्रक्चर का है, चाहे सिंगल पोल का ये उपअंक है, उसको करते क्या है आपका, तो साड़ी बना लीजिएगा। सीरियल नंबर पहला हो जाएगा, सीरियल नंबर। दूसरा होगा आपका नेम एंड स्पेसिफिकेशन, नेम एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, नेम एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। उसके बाद है अगला आपका रेट, रेट पर यूनिट। फिर उसके बाद है यूनिट, फिर उसके बाद है कॉस्ट, कॉस्ट। तो चलिए सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं क्या भाई, पहला पॉइंट होगा हमारा सिंगल पोल का रहा। सिंगल पोल का मतलब एक पोल लेंगे, तो हम ले लेते हैं एक पोल, तो कौन सा लेंगे, पीसीसी पोल 8.5 मीटर लॉन्ग, 8.5 मीटर लॉन्ग। हम जो आपको पढ़ाएंगे वो 2018 का जो कास्टिंग है उससे पढ़ाएंगे। यानी जब मैं अपना वर्क कर रहा था, यानी वर्क में था, वर्क पीरियड में, तो वर्किंग पीरियड में जो आपका मटेरियल की कॉस्टिंग थी 2018 में, वो हमारे पास लिस्ट है नवंबर 2018 की, वही मैं लिस्ट से आपको बताऊंगा जो शक्ति भवन से मिली थी हमें। तो ये 8.5 मीटर लॉन्ग जो था उसमें आपका कितना लगेगा भाई पोल, सिंगल पोल है तो एक पोल लगेगा, तो एक पोल हमारा लगेगा सिंगल पोल। अब एक पोल का दाम कितना होता है, जो 8.5 मीटर लॉन्ग होता है उसका दाम होता है आपका 2530 रुपए। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट, ये होता है 2530 रुपए। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 2530 रुपए। ये दूसरा, तो ये तो हो गया पीसीसी पोल जब 8.5 मीटर लॉन्ग हो तब के लिए। अगर पीसीसी पोल है तो पीसीसी पोल को जमीन के अंदर स्थापित करेंगे, जब जमीन के अंदर स्थापित करेंगे तो स्टोन पैड लगाएंगे। स्टोन पैड की माप भी हमने बताई थी 300 गुणित 300 गुणित 75 mm। तो अगला है दूसरा पॉइंट स्टोन पैड, स्टोन पैड कितना होगा भाई 300 गुणित 300 गुणित 75 mm। तो ये अगर लेंगे हम 300 गुणित 300 गुणित 75 mm का, तो कितना लेंगे, एक पोल के लिए एक चाहिए आपको, एक पोल के लिए एक आपको चाहिए, एक नोच। ये कितने का हो जाएगा भाई, तो ये आता है 97 रुपए का, तो ये जाएगा 97 रुपए। तीसरा, हमने स्टोन पैड भी ले लिया। अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे क्रॉस आर्म। कौन सा क्रॉस आर्म लेंगे, 11 kV का स्टील एक्स क्रॉस आर्म, या उसको भी क्रॉस आर्म हम कहते हैं। 11 kV का स्टील एक्स, एक्स को हम लोग क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस आर्म, वी टाइप, वी टाइप, वी टाइप, यानी वी टाइप क्रॉस आर्म लेंगे। तो जब वी टाइप क्रॉस आर्म लेंगे तो हम कितना वी टाइप क्रॉस आर्म लेंगे, जैसे एक पोल हो गया आपका ये, तो एक पोल पर हमारा एक ही वी क्रॉस आर्म लगेगा ना, इस तरह से भाई, एक पोल पे तो हमारा इस तरह से एक ही वी क्रॉस आर्म लगेगा ना, कि एक से अधिक लग जाएंगे, एक ही लगेगा, तो एक ही वी क्रॉस आर्म लगेगा। ये वी क्रॉस आर्म कितने का आता है आपका, तो ये आता है 690 रुपए का, 690 रुपए का। कितना लेना है आपको, हमको लेना है एक, तो हम क्या करेंगे, एक नोज लिखेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 690 रुपए, 690 रुपए। ध्यान दीजिएगा, ये आपके बुक से हम कुछ नहीं करा रहे हैं, ये जो हमारा कैलकुलेशन वो कहां से, जो नई लिस्ट थी हमारे पास नवंबर 2018 की, हम उससे करा रहे हैं, इससे भी वैल्यू कम है आपकी बुक में। तो तीसरा चौथा नंबर 11 kV का हम क्या ले लें, क्रॉस आर्म ले लें। अब क्रॉस आर्म के बाद क्या लेंगे आपका, तो क्रॉस आर्म को कसने के लिए हमको क्लैंप चाहिए, नट बोल्ट चाहिए उसका, तो हम ले लेते हैं अगला क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म होल्डिंग क्लैंप, होल्डिंग क्लैंप, नट एंड बोल्ट। तो होल्डिंग ले लेते हैं, नट एंड बोल्ट पूरा सहित। तो हमको क्या है, पूरा पूरा एक सेट ही लेना पड़ेगा उसके लिए। तो ये पूरा पूरा जब लेंगे तो वो कितना लेंगे भाई, एक लेंगे,
कितने का आता है भाई? ये पूरा पूरा 119 रुपए का आता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 119 रुपए आएगा। तो ये हम ले लिए कि इस क्रॉसआर्म को स्थापित करने के लिए जो हमारा लगेगा क्लैंप, उस क्लैंप के साथ जो नट बोल्ट लगेगा वो सब की सब चीजें। इसके ऊपर क्या होगा भाई? ये हम इंसुलेटर लगाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर पिन इंसुलेटर, इसके ऊपर हम पिन इंसुलेटर लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम एफ ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से। एफ ब्रैकेट में हमारा क्या लगेगा? इंसुलेटर लगेगा इस तरह से। तो अगला हम ले लेते हैं 5वां पॉइंट, 11 kV पिन इंसुलेटर। कितना 11 kV पिन इंसुलेटर लेंगे? तो कितना है? 1 2 3 हम क्या करेंगे? 11 kV पिन इंसुलेटर लेंगे। तो हमारा कितना हो गया? तो 3 हो गया। 3 कितने? एक आता है, तो एक आता है 172 रुपए का। 3 कितने को हो जाएगा? 516 रुपए का। 3 हो जाएगा आपका कितने रुपए का? 516 रुपए का। तो ये हो गया हमारा 11 kV पिन इंसुलेटर। अब हम क्या लेंगे आपका? अब हमने कहा था यहाँ की एफ ब्रैकेट एक लगता है, एक आपका एफ ब्रैकेट लगता है। तो हम क्या लेंगे? एफ ब्रैकेट लेंगे। 6वां पॉइंट, एफ ब्रैकेट। एफ ब्रैकेट आपका कितना लेंगे? 1 लेंगे। कितने रुपए का आता है? तो ये आता है 181 रुपए का। तो कितना आ जाएगा भाई? 181 रुपए होगा। तो ये हमारा अर्थ ब्रैकेट हो गया, सॉरी एफ ब्रैकेट हो गया। और नट बोल्ट सहित ये रहता है, ये वाला जो रहता है एफ ब्रैकेट विथ नट बोल्ट रहता है, नट बोल्ट सहित, विथ नट बोल्ट। ये 6वां के बाद 7वां पॉइंट क्या लेंगे? अर्थिंग लेंगे। अर्थिंग कंप्लीट। अर्थिंग कंप्लीट, एक पोल के लिए कितनी अर्थिंग लगेगी? तो एक ही अर्थिंग लगेगी हमारी, तो एक लगेगी, सॉरी एक लगेगी। और कितने की आती है एक अर्थिंग कंप्लीट करने में? तो एक अर्थिंग कंप्लीट करने का जो खर्च आता है वो 577 रुपए आता है। तो 577 रुपए, तो ये कितना आ जाएगा? 577। क्लियर? उसके बाद क्या लेंगे? अब 11 kV की लाइन इसके ऊपर जाएगी, तो हम नीचे डेंजर प्लेट और बारबेड वायर लगाएंगे, सारी चीजें लगाएंगे, डेंजर बोर्ड, क्लैंप, बारबेड वायर, ये सब लगाएंगे। तो लिख लीजिएगा, अगला है 8वां, डेंजर बोर्ड, बारबेड वायर हो गया। डेंजर बोर्ड, बारबेड वायर विथ क्लैंप। क्लैंप किसके लिए ले रहे हैं? तो क्लैंप ले रहे हैं आपका हम किसके लिए? तो हम क्लैंप ले रहे हैं जो हमारा डेंजर बोर्ड होता है और डेंजर बोर्ड के पीछे लगाने के लिए। तो टोटल कितना लेंगे हम? ये सारा मटेरियल एक नंबर लेंगे, एक नोज लेंगे। कितने का आता है? 417 रुपए का टोटल आएगा। टोटल ये बारबेड वायर भी 317 का, तो यही आता है डेंजर बोर्ड विथ क्लैंप वाला 317 का आता है, प्लस 100 रुपए का हम बारबेड वायर लेते हैं, तो 417 रुपए टोटल हो रहा है। तो 417 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें क्या बचा आपका? अभी इसमें बचा कंक्रीट की। कंक्रीटिंग कितनी होगी? तो कंक्रीटिंग हमारा पोल की कंक्रीटिंग कितनी आती है? 8वां पॉइंट के बाद 9वां, सिंगल पोल का करना है तो पोल कंक्रीटिंग। पोल कंक्रीटिंग कितने का होगा भाई? तो पोल कंक्रीटिंग हमको एक ही पोल का करना है, तो 1 नोज रहेगा। एक पोल का कंक्रीटिंग करने में खर्च कितना आता है? तो 589 रुपए आता है। 80 रुपए, तो कितना हो गया? 589। ये टोटल हमारा क्या हो गया? सिंगल पोल में हमारा इतना हो गया। या सिंगल पोल में अगर आपका डीटीआर स्ट्रक्चर, तो डीटीआर स्ट्रक्चर में क्या लगा सकते हैं आप? स्टे लगा सकते हैं। स्टे कंप्लीट लगाएंगे तो एक स्टे को कंप्लीट करने का जो खर्च आता है 1362 रुपए खर्च आता है, सॉरी हाँ, यानी मटेरियल खरीदने का उसका जो खर्च होता है वो होता है 1362 रुपए एक स्टे लगाने का। तो एक स्टे भी इसमें आप ले सकते हैं, इसके अलावा बाकी कोई भी चीज आपका नहीं लगेगी। तो ये सिंगल पोल की पूरी पूरी फिटिंग थी। चलिए अब हम अगली बात करते हैं डबल पोल की फिटिंग। अगर यही डबल पोल का डीटीआर हो, सपोज दैट यही क्या हो आपका? डबल पोल का डीटीआर हो। डबल पोल का हम डीटीआर बना रहे हैं, यानी डबल पोल का हम डीटीआर बना के उसके ऊपर ट्रांसफार्मर को हमको क्या करना है? स्थापित करना है। तो क्या क्या लेंगे आप? तो ध्यान दीजिएगा डबल पोल वाले में।
हमारी साड़ी यही रहेगी, जो भी यहाँ पर हमारी साड़ी है, ये साड़ी हमारी क्या होगी, ये हमारी साड़ी ऐसे ही रहेगी जो हमारा है। अगर डबल पोल में पूछ देता है कि जो आपका डबल पोल है उस डबल पोल का स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल पोल में क्या क्या आपका लगेगा, तो डबल पोल के स्ट्रक्चर में चलिए हम बात करते हैं क्या क्या लगता है डबल पोल के स्ट्रक्चर में। तो डबल पोल का अगर कहीं भी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जा रहा है, जैसे आपके बुक में एक सिंगल पोल का भी स्ट्रक्चर दिखाया गया था, एक डबल पोल का भी स्ट्रक्चर दिखाया गया था। जैसे आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये हम ओवरहेड के जो कुछ पॉइंट आपके छूटे हुए हैं उनको भी बता रहे हैं इसमें। जैसे आप फिगर देख लीजिएगा, जैसे इसमें क्या है आपका, एक आपका सिंगल पोल के लिए दिखाया गया, दूसरा आपका किसके लिए दिखाया गया, डबल पोल के लिए दिखाया गया है, ऐसा कुछ। एक आपका सिंगल पोल के लिए, एक आपका डबल पोल का ये है स्ट्रक्चर। तो डबल पोल के बारे में ही हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि डबल पोल वाले में क्या क्या आपका यूज होगा, डबल पोल में हम किसका किसका यूज करते हैं, कौन कौन से हमारे मटेरियल लगाए जाते हैं डबल पोल को बनाने में आपका। तो चलिए, डबल पोल में सबसे पहला क्या होता है भाई, सबसे पहला होता है कि हमको दो पोल चाहिए। दो पोल कितना मीटर लंबा चाहिए, तो 8.5 मीटर लॉन्ग हमको दो पोल चाहिए। तो पहला है आपका पीसीसी पोल 8.5 मीटर लॉन्ग। कितना पोल लेंगे, दो। कितना आता है एक पोल आपका, तो 2530 रुपए का आता है 2530। अभी थोड़ी देर पहले ही कराया 2530 रुपए का। कितना हो जाएगा भाई, 5060 रुपए होगा। तो ये हो गया 5060 रुपए आपका दो पोल का। अब दो पोल लेने के बाद क्या लेंगे भाई, हम स्टोन पैड लेंगे। स्टोन पैड कितने का लेंगे, 300 गुणते 300 गुणते 75 का लेंगे। कितना लेंगे, दो लेंगे। तो दूसरा होगा स्टोन पैड। स्टोन पैड कितना लेंगे भाई, 97 रुपए का आता है, दो नोज लेना है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 194 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका 194 रुपए। अब क्या हम करेंगे इसके बाद हम लेंगे अपना एमएस चैनल। तो हम तीसरा पॉइंट लेंगे एमएस चैनल। एमएस चैनल कहाँ लगता है भाई, तो एमएस चैनल आपका ये टॉप चैनल हम लेंगे। टॉप चैनल कहाँ होगा, जैसे अगर हमारा दो पोल है, सपोज है ये हमारा क्या सपोज, ये हमारा दो पोल है, ये सिंगल पोल दो पोल हो गया। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लगाया जाता है, ये टॉप चैनल लगाया जाता है। ये सबसे ऊपर क्या लगाया जाता है, आपका टॉप चैनल लगाया जाता है। टॉप चैनल यानी दो पोलों को आपस में यानी कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऊपर टॉप चैनल का प्रयोग करते हैं। तो एमएस चैनल क्या है भाई, तो ये है टॉप चैनल। टॉप चैनल ठीक। तो हमारा जो टॉप चैनल होगा वो कितना होगा, हम एक ही नंबर लेंगे ना, ऊपर एक ही लग रहा है तो हम एक ही टॉप चैनल लेंगे। तो हमारा एक होता है, एक नोज। अब अगर एक टॉप चैनल लग रहा है तो इस टॉप चैनल की साइज क्या होती है, तो 100 गुणते 50 गुणते 2240 होता है। टॉप चैनल की जो साइज होती है 100 गुणते 50 गुणते 2240 होता है। किसकी साइज, ये टॉप चैनल की साइज होती है। अब एक टॉप चैनल आपका कितने रुपए का आता है, जो हमारा टॉप चैनल है वह टॉप चैनल कितने रुपए का आ रहा है, 1240 रुपए का शायद हमारे हिसाब से आता है। देख लेना आप लोग। तो ये 1240 रुपए का आपका एक जो होता है वो टॉप चैनल आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1240 रुपए। तो ये हमारा हो गया एमएस चैनल। अब एमएस चैनल के बाद हम क्या लेते हैं, एमएस चैनल ले लिए, एमएस टॉप चैनल ले लिए। एमएस टॉप चैनल के बाद क्या लेंगे भाई, तो एमएस टॉप चैनल के बाद एमएस का जो क्लैंप है वो क्लैंप लेंगे, क्योंकि हमारा क्या सीधे वो जाकर के चैनल इस तरह से रख देने पे चैनल स्थापित तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका उसके लिए पूरा का पूरा क्लैंप लेना पड़ेगा हमको। इसके लिए पूरा का पूरा क्लैंप लेना पड़ेगा। तो वो क्लैंप हम लेंगे, क्लैंप फॉर एमएस चैनल। एमएस चैनल तीसरा व चौथा पॉइंट है। जब
चौथा पॉइंट हम लेंगे कि क्रॉस चैनल हमारा कितना होगा, कितने रुपए का आएगा हमारा एमएस चैनल का एमएस चैनल का क्लैंप कितने रुपए का आएगा। तो एमएस चैनल का क्लैंप जो हमारा आता है वह करीब आता है आपका 209 रुपए का एक नोज। तो यह आता है 209 रुपए का। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 209 रुपए हो जाएगा। क्लियर। अब तो हमारा एमएस चैनल का क्लैंप भी लग गया। अब क्या बच गया क्लैंप के बाद, अब हम जो क्लैंप लगा लिए, जो हमारा ये क्लैंप यहाँ पर स्थापित हो गया। हाँ, क्लैंप फॉर एमएस चैनल विथ नट बोल्ट भी लिख लीजिएगा, नट बोल्ट सहित आता है, नट बोल्ट सहित ये क्लैंप है। ये जो क्लैंप लग रहा है वह नट बोल्ट आपका सहित क्लैंप लगाया जाता है। अगला है आपका पांचवा पॉइंट। पांचवा क्या लगता है, पांचवा पॉइंट हमारा लगता क्या है डबल पोल वाले में। जो हमारा डबल पोल अगर पूछ दिया आपसे एग्जाम में कि डबल पोल के उपंग के बारे में बताइए, डबल पोल के उपंग में कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, तो उसको हम बता रहे हैं। अभी डबल पोल का डीटीआर स्ट्रक्चर भी बताएंगे इसके बाद। ये डबल पोल का डीटीआर स्ट्रक्चर अभी आपको नहीं बताया जा रहा है, ये सिर्फ डबल पोल का उपंग बताया जा रहा है कि डबल पोल की जो डिजाइन की जाती है पीसीसी पोल की, उस डबल पोल के पीसीसी पोल में क्या लगता है। पीसीसी पोल है, ये ट्यूबुलर पोल है। ट्यूबुलर पोल में बीच में भी लगता है चैनल, बीच में भी लगता है चैनल, ट्यूबुलर पोल रहेगा। तो लेकिन अगर सिर्फ पीसीसी पोल है तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें टॉप एमएस चैनल के साथ ही हमारा सबका सब काम होता है। इसमें अगला लगता है क्रॉस ब्रेसिंग एंगल लगता है। तो क्रॉस ब्रेसिंग एंगल हम अगला ले लेंगे, क्रॉस ब्रेसिंग एंगल। जो हमारा क्रॉस ब्रेसिंग एंगल लगेगा वह क्रॉस ब्रेसिंग एंगल कितने का लगेगा हमारा, बताइए भाई। हाँ, क्रॉस ब्रेसिंग एंगल कितने का लगेगा। तो क्रॉस ब्रेसिंग एंगल जो लगेगा वो एक सेट पूरा लगता है। तो क्रॉस ब्रेसिंग एंगल कितना लगेगा हमारा, एक सेट लगेगा। हम आपको फिगर दिखाए हैं, फिगर दिखाए ना, यही वाला लगाना है क्रॉस ब्रेसिंग एंगल। ये क्रॉस देख रहे हैं, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, क्रॉस ब्रेसिंग एंगल लगाना है। ये कितना सेट लगाना है, एक सेट पूरा का पूरा लगाना है। तो एक सेट पूरा पूरा कितने का आता है भाई, तो एक सेट आता है 2751 रुपए का। हमने कहा कि जो ओवरहेड लाइन में सिंगल पोल के उपंग में बता चुका था, डबल पोल का उपंग बताना था कि डबल पोल के उपंग में कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, उसी को बता रहे हैं। अब इसके बाद जब आगे जाएंगे तो हम डबल पोल की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे 11/0.4 केवी का सब स्टेशन बनाना है, तो उस सब स्टेशन में क्या क्या लगेगा उसको हम बाकायदा समझाएंगे आपको। तो वो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं ये ओवरहेड वाला पढ़ा रहे हैं कि ओवरहेड में देखेंगे सबसे ऊपर आपका, तो सबसे ऊपर क्या है आपका टॉप चैनल है। हम आपको फिगर भेज देंगे, इसमें सबसे ऊपर टॉप चैनल है। टॉप चैनल के बाद नीचे देखेंगे तो ये आपकी ब्रेसिंग है। ये क्या है आपका सिंगल पोल है। तो ये चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये आपका कितने का आता है, तो 2751 रुपए का एक सेट आता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2751 रुपए। तो ये हो गया हमारा क्रॉस ब्रेसिंग एंगल। छठवां पॉइंट, जब क्रॉस ब्रेसिंग एंगल लेंगे तो जो हमारा क्रॉस ब्रेसिंग एंगल है उसके लिए भी हम क्या लेंगे भाई, तो उसके लिए भी हम लेंगे अपना नट बोल्ट क्लैंप। तो हम इसके लिए भी लेंगे क्लैंप फॉर नट बोल्ट। तो इसका ऐसा करिएगा कि दो नोज, सिंगल नोज है ना, तो इसको भी ले लेंगे। नहीं, इसके सेट में ही पूरा आता है नट बोल्ट, सब इंक्लूड रहता है इसके सेट में। क्रॉस ब्रेसिंग वाले में इसके पूरे के सेट में ही क्या होता है, नट बोल्ट सब कुछ इंक्लूड रहता है। अब हम चलिए बारबेड वायर ले लेते हैं, बारबेड वायर। बारबेड वायर कहाँ है भाई हमारा, तो ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, बारबेड वायर। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा क्या है, बारबेड वायर। इसकी बात की जा रही है। ये बारबेड वायर जो लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है आपका, तो ये लिया जा रहा है आपका बारबेड वायर, ये केजी के हिसाब से आता है। तो एक पोल में हम मानते हैं कि 1 केजी लगेगा, तो दो पोल में हमारा 2 केजी लगेगा। तो एक पोल में 1 केजी लगेगा तो दो पोल में 2 केजी। ये आता है 111 रुपए का, तो कितना हो जाएगा, 222 रुपए हो जाएगा। ये हो गया। बारबेड वायर के बाद हम क्या लेंगे, डेंजर बोर्ड लेंगे, विथ क्लैंप लेंगे। ठीक, तो डेंजर बोर्ड विथ क्लैंप ले लेते हैं, डेंजर बोर्ड विथ क्लैंप, विथ क्लैंप। हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ये कितने रुपए का आता है, तो ये बताया था हमने कि 317 रुपए का आता है। तो ये 317 रुपए का एक सेट आता है। अगर यही आप नहीं लेते हैं, इसके साथ ही अगर बारबेड वायर इंक्लूड करते हैं, तो हमने दिखाया था 317 प्लस 100 इंक्लूड किया था 417 पिछले वाले में किया था ना। अब वही चीज यहाँ पर है कि दोनों को अलग अलग ले लिया, बारबेड वायर पहले ले ली,
ले लिए हैं। इसके बाद हम किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। तो अब इसके बाद हम क्या लेंगे, अब इसके बाद क्या बचता है भाई, तो अब इसके बाद आपका बचता है कंक्रीटिंग, कि हमारा जो पोल है उस पोल की कंक्रीटिंग कितना होगी। तो हम चलिए 8वां पॉइंट ले लेते हैं, पोल कंक्रीटिंग। पोल कंक्रीटिंग यानी पोल का जो कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं वो, तो पोल की कंक्रीटिंग करेंगे 8वां नंबर। तो एक पोल का हमने बताया था 589 रुपए, 589। हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो 2 पोल का 589 के हिसाब से कितना हो जाएगा भाई, तो 2 पोल का 589 के हिसाब से होगा 1178 रुपए। देखो ये भूल गए लिखना, 317 रुपए। हाँ सही, 1178 रुपए होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या भाई, ये अभी आधी एस्टिमेटिंग हुई है डबल पोल के लिए। अभी और हमें एस्टिमेटिंग करना, और क्या करना है, अब हमें अर्थिंग लगाना है, स्टे लगाना है, ये सारी चीजें लगाएंगे। तो अगला पॉइंट है नौवां पॉइंट क्या भाई, हमारा हो गया था कहां तक, कंक्रीटिंग ऑफ पोल तक। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट अर्थिंग लेंगे, कि हमारा जो कंप्लीट अर्थिंग होता है उस कंप्लीट अर्थिंग की बात करेंगे। कंप्लीट अर्थिंग, पिछले वाले में भी अर्थिंग किए थे। तो यहां अगर हमारा 2 पोल है तो 2 पोल के हिसाब से हमारा कितना अर्थिंग होगा, 2 अर्थिंग होगा। और एक अर्थिंग हमारा कितने का आता है, तो वो हमने बताया था पिछले वाले में 577 रुपए का। तो एक अर्थिंग बताया था आपको 577 रुपए का। टोटल कितनी अर्थिंग होगी, 2 अर्थिंग होगी। तो 2 कितना हो जाएगा भाई, 1154 रुपए कंप्लीट अर्थिंग कराने में। तो ये हालांकि हमारे अर्थिंग का खर्च आ गया कि 1154 रुपए होगा। अब क्या करेंगे भाई, अभी आपका जब 2 पोल स्थापित कर लिए, इसके ऊपर इस तरह से लग गया, क्रॉस ब्रेसिंग भी लग गया इस तरह से, ये हमारा क्रॉस ब्रेसिंग लग गया इसके ऊपर, ये दोनों साइड में पीसीसी पोल पर। और इसके नीचे हमने स्टोन पैड भी रख दिया, इसके नीचे स्टोन पैड भी रख दिया। इसका हम कंक्रीटिंग भी कर दिए पोल की, ये पोल का हमने कंक्रीटिंग कर दिया, ये पोल का हमने क्या किया, कंक्रीटिंग कर दिया इस तरह से। ठीक, तो अब क्या बचा, ये हमारा ब्रेसिंग भी हो चुका है, टॉप चैनल भी लग चुका है, कंक्रीटिंग भी हो चुका है। इसके ऊपर हम बारबेड वायर भी लपेट चुके हैं, डेंजर बोर्ड भी लगा चुके हैं, बारबेड वायर भी लपेट चुके हैं, डेंजर बोर्ड भी लगा चुके हैं। अब क्या बच रहा है इसमें, तो अब आपका बचेगा क्या, तो अभी हमारा ब्रैकेट बचे हैं। कौन सा, ई ब्रैकेट। ई ब्रैकेट लगता है ना, ई ब्रैकेट क्या करता है भाई, पोल पर आपका स्थापित करने के लिए इंसुलेटर को। तो हमारा कितना लगेगा, ई ब्रैकेट हम लगाएंगे। तो अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट, ई ब्रैकेट। ई ब्रैकेट में कितना लगेगा भाई, ई ब्रैकेट तो 3 ठो ई ब्रैकेट पड़ेगा। तो ई ब्रैकेट का पूरा सेट ही ले लेते हैं विथ नट बोल्ट। नट बोल्ट कितना लगेगा, 3 नंबर, 3 नंबर, क्योंकि RY भी 3 फेज की सप्लाई जाएगी तो 3 ठो लगेगा। कितने का आता है भाई प्रति सेट, तो ये आता है 290 रुपए का हमारा प्रति सेट आता है। तो 290 रुपए कितना हो जाएगा भाई, 870 रुपए होगा। तो ये तो हो गया हमारा किसका, ई ब्रैकेट विथ नट बोल्ट हो गया। ई ब्रैकेट के बाद क्या बच गया अब आपका, तो इंसुलेटर बचा। अभी आपका 11 केवी का डिस्क इंसुलेटर बचा, तो हम 11 केवी का क्या लेंगे, डिस्क इंसुलेटर लेंगे। 11वां पॉइंट लेंगे 11 केवी डिस्क इंसुलेटर। 11 केवी का डिस्क इंसुलेटर। हमारा जो 11 केवी का डिस्क इंसुलेटर होता है वो कितने रुपए का आता है भाई, तो 11 केवी का डिस्क इंसुलेटर जो होता है वो आपका 461 रुपए का प्रति सेट आता है। ये जो आता है डिस्क इंसुलेटर, यानी ये अपने पूरे उपंग के साथ आता है। उपंग के साथ का मतलब हो गया कि जो हमारा हथकड़ी होगा जिसके ऊपर डिस्क इंसुलेटर लगेगा, उस हथकड़ी की बात की जा रही है। हालांकि अभी सब फिगर आपको आगे दिखाएंगे, स्टोन पैड तक का फिगर दिखाएंगे आपको। तो ये आता है आपका 11 केवी डिस्क इंसुलेटर विथ क्लैंप।
यानी अपने क्लैंप के साथ आपका। तो ये आता है, एक आता है 461 रुपए का। तो 3 हमारा इस तरफ लगेगा, 3 हमारा इंसुलेटर इस तरफ लगेगा, 3 इंसुलेटर हमारा उस तरफ लगेगा डिस्क। तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल हमारा 6 इंसुलेटर लगेगा। तो टोटल 6 इंसुलेटर लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 2766 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका 2766 रुपए। ये 2766 रुपए किसका आ गया, डिस्क इंसुलेटर का आ गया। अब क्या बचा भाई, इसके ऊपर इंसुलेटर भी लग गया, ये यहां से इंसुलेटर भी लग गया, ये यहां से क्या हो गया, इंसुलेटर भी लग गया, ये यहां से इंसुलेटर लग गया इस तरह से। इसी तरह इस साइड क्या है, इंसुलेटर लग गया। इसी तरह इस साइड क्या है, इंसुलेटर लग गया। इसी तरह इस साइड क्या है, इंसुलेटर लग गया इंसुलेटर। तो ये 11 केवी का डिस्क इंसुलेटर था विथ क्लैंप के साथ। 11 केवी का पिन इंसुलेटर भी लगेगा। वो कहाँ लगेगा 11 केवी का पिन इंसुलेटर, तो इसके ऊपर लगता है, यहाँ पे 11 केवी का पिन इंसुलेटर लगता है, यहाँ पे 11 केवी का पिन इंसुलेटर लगता है, यहाँ पे 11 केवी का पिन इंसुलेटर लगता है, ताकि इधर का कंडक्टर, 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 ये दोनों कंडक्टर क्या होंगे, यहां से आपस में जुड़ेंगे। ये दोनों कंडक्टर यहां से आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। ये दोनों कंडक्टर यहां से आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। ये चीज होगा आपका। तो यहाँ कितने क्लैंप लगेंगे, पिन क्लैंप। तो पिन क्लैंप आपके 3 लगेंगे। तो 11 केवी का 12वां नंबर, 11 केवी पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, इंसुलेटर कितना लगेगा 11 केवी का पिन इंसुलेटर, तो टोटल 3 नंबर लगेंगे, 3। एक कितने का आता है, तो ये एक आता है 172 रुपए का। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 516 रुपए हो जाएगा ये। तो 11 केवी के इंसुलेटर का आ गया आपका 516 रुपए। अब हम क्या लेंगे अगला भाई, 12 नंबर के बाद 13वां नंबर लेते हैं। हाँ भाई, जहां न समझ में आए, हालांकि आप लोगों को हमको लगता है ऐसा कि समझ में आ ही जाता है, क्योंकि आप लोग कभी क्लास क्वेश्चन पूछते हैं नहीं, तो इसलिए हमको लगता है कि सब समझ में आता है आप लोगों को, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ये 11 केवी का पिन इंसुलेटर था, 172 रुपए का एक था, प्रति पीस था, रेट पर यूनिट लिखे हैं, प्रति पीस मतलब। अब हमको क्या लेना है, पीजी क्लैंप लेना है, 13 पॉइंट पीजी क्लैंप, क्लैंप। ये पीजी क्लैंप क्या होता है भाई, ये जो कंडक्टर हमारा आ रहा है, जैसे ये हमारा यहाँ पे इंसुलेटर के साथ कंडक्टर बांध दिया गया, इंसुलेटर के साथ जब कंडक्टर बांध देंगे, इस पर दूसरा आपको ये लगाना है, दूसरा कंडक्टर लगाना, तो इनके बीच में यहाँ पर पीजी क्लैंप लगता है, यहाँ पर पीजी क्लैंप लगता है, यहाँ पर पीजी क्लैंप लगता है, इसी तरह से यहाँ पर पीजी क्लैंप लगता है, यहाँ पर पीजी क्लैंप लगेगा, यहाँ पर पीजी क्लैंप लगेगा, जो जोड़ा जाता है दोनों कंडक्टर को। दोनों कंडक्टर को जोड़ने के लिए पीजी क्लैंप में क्या होता है, इस तरह का रास्ता होता है, जैसे ये होता है, ये हल्का सा इस तरह से नालीनुमा संरचना होती है, ये आपका नालीनुमा संरचना होती है इस तरह से, ये होता है। अब इस पर क्या होता है, ये नट बोल्ट के लिए होता है। अब इसी के अंदर से कंडक्टर ले जाया जाता है, एक कंडक्टर, इसी के अंदर से दूसरा कंडक्टर, 2 कंडक्टर हो गए, इसके ऊपर दोनों परतों के बीच में नालियां होती हैं, उन नालियों में क्या करते हैं, क्लैंप को कस देते हैं, जिसकी वजह से दोनों तार, जो ये वाला है और ये वाला, दोनों तार क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो हमको क्या लेना, पीजी क्लैंप। कितने जगह पे जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगहों पर जुड़ेगा। हमको कितना पीजी क्लैंप चाहिए, तो 6 तो हमको पीजी क्लैंप चाहिए। तो पीजी क्लैंप हमारा आता है, एक आपका 104 रुपए का आता है, हम कितना लगाएंगे, 6 लगाएंगे, 6 नंबर, कितना हो जाएगा, 624 रुपए। तो ये आ जाएगा 624 रुपए। पीजी क्लैंप के बाद क्या बता, स्टे बचा। तो हमारा अगला है आपका 14वां नंबर पॉइंट, स्टे, स्टे सेट। कितना लगाएंगे स्टे सेट, तो 4 स्टे सेट लगाएंगे, 4 सेट। एक सेट कितने का था, अभी पिछले वाले में बताया 1362 रुपए का, 1362 रुपए का। कितना आ जाएगा भाई, 5468 रुपए। तो ये आ गया 5468 रुपए। तो अब पूरा क्या करेंगे हम, टोटल कर देंगे, टोटल, जो टोटल आएगा कास्ट, यही टोटल कास्ट कितना होगा आपका, डबल पोल की सूची का कास्ट होगा। डबल पोल जो है हमारा, डबल पोल का ये जो स्ट्रक्चर, हम इसका फिगर आपको भेज दे रहे हैं,
वो फिगर भी आप देख लीजिएगा। वो डबल पोल का जो स्ट्रक्चर हो उस स्ट्रक्चर का इतना क्या होगा दाम आएगा आपका, या फिर आपकी किताब में वो डबल पोल का स्ट्रक्चर दिया होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने सब स्टेशन की तरफ कि सब स्टेशन में हमारा डबल पोल के सब स्टेशन में कौन कौन से उपकरण लगते हैं, और हमारा उसके बाद आपका 33/11 kV का सब स्टेशन है तो उसका कितना खर्च आएगा या उसकी कितनी कास्टिंग होगी, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।